प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का भले ही है, लेकिन ऑल कंपटीशन नीट हुआ, BHU इंट्रेंस हुआ, जितने भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो मान लो कि इस चैप्टर के पहले जो है वो तो फिजिक्स का थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ऋजुरेखी पथ पर गति। ऋजुरेखी पथ पर गति, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कि ऋजुरेखी का मतलब होता है कि पथ कई प्रकार के होते हैं, तो ऋजुरेखी का मतलब सीधा, जैसे जिस तुम सड़क पर चलते हो वह पथ को बोल सकते हो कि ऋजुरेखी पथ। ठीक है, तो बच्चे इस चैप्टर को जिस फिजिक्स आज हम कहते हैं फिजिक्स, इसके पहले हम लोग जब 8 में थे तो हम लोग कह रहे थे विज्ञान। जब 9th में है तो जान गए कि विज्ञान का 3 हिस्सा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जब हम आगे जाएंगे, आगे का मतलब कि अब तुम लोग 11th में यदि पहुंच गए हो 10th से, या फिर तुम लोग 12th का एग्जाम दे दिए होगे तो आगे इंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन में जाओगे तो फिजिक्स को कई पार्ट में कर दिया जाता है। ये पार्ट जिस फिजिक्स के अंतर्गत आता है उस फिजिक्स का नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। तो बच्चों, जैसे कि विज्ञान का परिभाषा, फिजिक्स का परिभाषा देना होता है। विज्ञान तो विज्ञान है, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स का परिभाषा देना होता है तो हम कहते हैं कि फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाले घटनाओं, क्योंकि बच्चे जब इस शुरुआत पाठ होता है तो फिजिक्स फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब होता है जानना प्रकृति। तो मेन रूप से हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स को कहा जाता है, यांत्रिकी को कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, आपको ध्यान से सुने, जो फिर आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। यदि आप लोग को नोट्स इत्यादि कोई भी जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिएगा, नोट आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान समझिए। तो कहा जाता है, यांत्रिकी का परिभाषा दिया जाता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की विराम, गतिशील और गति के कारण, विराम का मतलब रेस्ट, गतिशील का मतलब मोशन, और गति के कारण यानी कि गति हुआ कैसे, किसके कारण हुआ है, इन तीनों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम कहते हैं यांत्रिकी। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। प्यारे बच्चों, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल 6 साल पहले मैथ का 6 पेपर होता था। कितने पेपर होता था? 6 पेपर। तो मैथ का जब 6 पेपर होता था तो मैथ के 6 पेपर में फर्स्ट पेपर में आता था त्रिकोणमिति और बीजगणित, त्रिकोणमिति और बीजगणित। सेकेंड पेपर में आता था कोऑर्डिनेट और कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस। और थर्ड पेपर हम लोग यही पढ़ते थे, स्थैतिकी और गतिकी, यानी कि स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। जब से वे पेपर को माइनस किया गया, 6 पेपर को मिलाकर 2 पेपर मैथ का जब बना, तो फिजिक्स में हम लोग का नया चैप्टर बढ़ गया, ऋजुरेखी पथ पर गति। तो यांत्रिकी पहले बता दिए कि इस चैप्टर को यांत्रिकी में पढ़ना है। यांत्रिकी क्या है? तो भौतिक विज्ञान का ब्रांच है। अब यांत्रिकी 3 प्रकार की, मैकेनिक्स 3 भाग में बटा है। पहला भाग है स्थैतिकी, दूसरा भाग है शुद्ध गतिकी, और तीसरा है गतिकी। ठीक है, आप लोग आगे सबको विस्तार से पढ़ेंगे, मगर 11th का जो चैप्टर है इसमें आप लोग 11th के ध्यान से यही आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शुद्ध गतिकी, कैनेमेटिक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों,
इसके बाद जब ये तीनों स्थैतिकी शुद्ध गतिकी गतिकी जब पढ़ लेंगे तो इसके बाद अब बात आती है कि कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाएगी। निर्देश फ्रेम होता है, एक इस चैप्टर में होता है निर्देश फ्रेम। तो निर्देश फ्रेम के तौर पर हम मूल बिंदु को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? मूल बिंदु को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ओरिजिन, ये मूल बिंदु लिखा हुआ है। तो मूल बिंदु का मतलब होता है कि जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि गणित में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट में, तो जहाँ x अक्ष और y अक्ष काटती है वही मूल बिंदु होता है। x अक्ष पे, x अक्ष के धन भाग पे या x अक्ष के ऋण भाग पे कहीं भी जाना होता है तो मूल बिंदु का सहारा लेते हैं। ये जैसे है कि ये गणित में हम लोग पढ़ते हैं कि यही हमारा ओरिजिन होता है, यह हमारा मूल बिंदु होता है। और इधर आपका x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, ऊपर y प्लस होता है और नीचे y क्या होता है? माइनस। ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का मतलब सीधा सीधा यही समझ जाए कि जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अब तक तो हम लोग पढ़े थे, 10th तक पढ़े थे 2 डायमेंशनल, लेकिन जैसे ही 11th में आएंगे हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल। तो जब 3 डायमेंशनल की बात आती है, अक्ष 3 प्रकार के होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या? जेड अक्ष। जैसे आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा, 2 अक्ष तो समझ में आ जाता है, लेकिन तीसरा अक्ष जो है, तीसरा अक्ष, तीनों अक्ष लंबवत होती है ऐसे। तीसरा अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जो होता है क्या होता है? जेड अक्ष। आप लोग अब तक गणित में चतुर्थांश पढ़े होंगे, अब तक चतुर्थांश पढ़े होंगे, लेकिन जब 11th में आ गए आप लोग पढ़ेंगे अष्टांग। अष्टांग इसलिए कि अक्ष जो होते हैं वो 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या? जेड अक्ष। तो जब एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की बात आ जाएगी तो 4 ऊपर बनेगा तो 4 क्या बनेगा? नीचे। जैसे कि ब्लैक बोर्ड तो छेद नहीं सकते, तो जब ब्लैक बोर्ड छेद नहीं पाएंगे तो कल्पना कीजिए कि मार्कर चला गया ब्लैक बोर्ड के उस पार, तो ऑटोमेटिक 8 सतह बन जाएंगे। 4 आपको ऊपर दिखाई देगा और 4 सतह आप ब्लैक बोर्ड के पीछे जाकर देखोगे तो 4 सतह आपको दिखाई देगा। तो यानी कि अक्ष 3 प्रकार के होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पढ़े होंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ में तीनों अंगुलियां परस्पर लंबवत, ये जो है एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये जो तीसरा तुम्हारे तरफ रहेगा इसको मान लो क्या? जेड अक्ष। तो निर्देशांक अक्ष का परिभाषा होता है कि मूल बिंदु पर खींची गई, मूल बिंदु पर खींची गई 3 लंबवत, मूल बिंदु पर खींची गई, मूल बिंदु पर खींची गई 3 लंबवत दिशाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। 3 लंबवत का मतलब कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष देखिए, दिख रहा है। एक तीसरा जेड अक्ष को ऐसे खींच दिया जाता है क्योंकि ब्लैक बोर्ड के लिए ऐसे ही संभव है। जेड प्लस और उधर मान लिया जाता है क्या? जेड माइनस, ठीक है। या उधर जेड प्लस मान लेंगे फिर इस साइड क्या मान लेंगे? जेड माइनस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि विजुरेखी पथ हम लोग को फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ना है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? तो जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु की विराम, गतिशील और गति के कारण का अध्ययन करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स 3 प्रकार का, मैकेनिक्स 3 प्रकार का, कौन कौन? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और क्या? डायनेमिक्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना है शुद्ध गति। इसके बाद आप लोग को हम बता दिए 2 चीज और, मूल बिंदु बता दिए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, ये मूल बिंदु आप लोग पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ लिए निर्देशांक अक्ष, ठीक है। अब हम चलते हैं वस्तु की अवस्था। वस्तु के कितने स्टेज होते हैं? वस्तु 2 स्टेज में होती है, एक विराम अवस्था, एक गति अवस्था। तो विराम अवस्था का मतलब होता है कि यदि समय के सापेक्ष यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम विराम में हैं, क्योंकि हम 15 मिनट 20 मिनट जितना भी पढ़ा रहे हैं मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मगर टाइम में परिवर्तन हो रहा है। तो टाइम के बदलने पर वस्तु की स्थिति न बदले तो उसको हम कहते हैं विराम अवस्था।
क्या कहते हैं, विराम अवस्था। एक वस्तु की रेस्ट अवस्था कहलाती है। लेकिन यदि टाइम बदल रहा हो, अब बदलने के साथ साथ वस्तु की स्थिति भी बदल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, गति अवस्था। क्या कहते हैं, गति अवस्था। और वास्तव में जान लीजिए कि हर वस्तु गतिशील है, बस देखने की नजरिया हमारा अलग अलग है। पृथ्वी पर जितने वस्तु हैं, तो मान लो पौधा ही लो, तो पौधा जब तक तुम पृथ्वी पर हो तब तक तो लगता है कि पौधा विराम में है। जैसे ही तुम गाड़ी पर चढ़ जाओ, लगेगा कि पौधा क्या हो गया, गतिशील हो गया। चंद्रमा पर चले जाओ, वहां से तुम पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी की हर वस्तु तुमको लगेगी कि नहीं, सब क्या है, गतिशील है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का पृथ्वी परिक्रमा करती है। पृथ्वी के पास दो गति होती है, एक वन गति होती है और एक अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, तो वस्तु की दो अवस्था होती है, विराम अवस्था, गति अवस्था। और वास्तव में कोई भी चीज विराम में नहीं है। विराम या गति की अवस्था किसी वस्तु के सापेक्ष ली जाती है। जैसे मान लो कि तीन आदमी, ए है, बी है और सी है। ठीक है, मान लो कि ए और बी ये दोनों आदमी जो हैं वो ट्रेन में बैठे हैं। ए और बी दोनों आदमी किसमें बैठे हैं, ट्रेन में। ट्रेन चल रही है, ट्रेन अपना चुक 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 करके चल रही है। तो जब ट्रेन आपका चल रही है, तो यदि बी को पूछा जाए कि भाई बी तुम बताओ कि ए कैसे, किस अवस्था में है, तो कहेगा विराम में। क्या कहेगा, विराम में। लेकिन यदि बी से पूछा यदि सी किस अवस्था में है, तो कहेगा क्या, गतिशील, गतिशील। लेकिन सी से यही पूछा जाए कि तुम बताओ कि ए बी किस अवस्था में है, बी सी को गतिशील कह रहा है। लेकिन यदि सी को पूछा जाए कि बी किस अवस्था में है, तो कहेगा क्या, वे कहेगा गतिशील, वे कहेगा गतिशील। तो कुल मिलाकर यह जान लीजिए कि किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण की जाती है कि वस्तु गतिशील है कि वस्तु क्या है, विराम में है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि गाड़ी में चलते हो तो जितना नीचे, मान लो कि आप गाजीपुर स्टेशन ही लो या कानपुर स्टेशन लो, तो जब तुम स्टेशन पर बैठे रहते हो तो कहते हो कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी चली गई, गाड़ी आ गई, ये सब कहते हो। तो उस समय तुमको लगता है कि गाड़ी जो है वो गतिशील है। लेकिन जब तुम ट्रेन पर बैठ जाते हो तो लगता है कि कुछ समय के बाद गाजीपुर स्टेशन छूट गया। कैसे छूट गया, जब ये गतिशील है तब न छूट गया। तो इसलिए आप लोग ये समझिए कोई भी वस्तु विराम में नहीं है, बल्कि सब वस्तु गतिशील है। यदि किसी वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है तो हम निर्धारण कर पाते हैं कि वस्तु विराम में है कि वस्तु गतिशील है। ठीक है, अब इसके बाद दिशाओं के आधार पर गति के प्रकार, दिशा के आधार पर गति के प्रकार, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि अक्ष तीन प्रकार का होता है, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, जेड अक्ष हो गया। ठीक है, तो यदि मान लो कि कोई वस्तु केवल एक ही अक्ष पर चल रहा हो, जैसे देख रहे हो यहाँ पर कि गति के प्रकार, गति एक विमी है, द्विविमी है और त्रिविमी। एक विमी गति को दो प्रकार में बांटा गया, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। जैसे मान लो कि कोई केंचुआ है, वो ऐसे पड़ी लाइन पर रेंग रहा है, उस समय कहोगे कि इसकी गति क्षैतिज है। और खड़ी लाइन पर रेंग रहा है तो कहोगे क्या, ऊर्ध्वाधर है। तो एक विमी गति दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। द्विविमी गति की बात करो तो द्विविमी गति का मतलब कि जो दो अक्ष का होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, किसी भी दो अक्ष। जैसे वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति हमारी द्विविमी गति, क्योंकि यहाँ पर हम मूल बिंदु मान लें और यहाँ से ऐसे खींच दें तो जाहिर हो जाएगा, हमको सिद्ध हो जाएगा कि वृत्तीय गति कैसी गति है, द्विविमी गति है। ठीक है, तो द्विविमी गति भी होती है, वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है वृत्तीय गति, क्या होती है, वृत्तीय गति, किसी के केंद्र पर घूम रहे हैं। ठीक है, या मान लो कि गाय को खूंटा से बांध देते हो और गाय खूंटा के चारों तरफ घूम जाए, तो उसकी गति क्या है, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति को भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक समान, असमान। एक समान का मतलब कि उसका चाल क्या हो, नियत हो। असमान चाल, असमान वृत्तीय गति का मतलब कि उसका चाल नियत न हो।
प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इस दोनों के मध्य में यदि वस्तु को फेंकोगे तो वस्तु ऐसे गिरेगी, वस्तु ऐसे गिरेगी, तो इसको कहेंगे प्रक्षेप्य गति। आगे पढ़ोगे कि प्रक्षेप्य गति, ये प्रश्न होता है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो हम टिक करते हैं कि परवलयाकार होता है। तो आज समझ लो कि द्विमीय गति 3 प्रकार की, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति और सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति का मतलब यदि किसी लोलक को एक लचकदार धागा से बांध देते हैं और बांध के इसको थोड़ा सा इसकी स्थिति से विस्थापित कर देंगे, फिर छोड़ेंगे तो ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस अपनी स्थिति में आएगा। तो ये व्यवस्था जो होता है सरल लोलक का होता है। तो सरल लोलक जिस प्रकार की गति करता है उस गति को हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। तीसरा बच गया क्या, त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति का मतलब कि बताइए, देखिए जो पृथ्वी की गति है, जो हमारी पृथ्वी की गति है, ये स्पष्ट रूप से लिख दें, पृथ्वी की गति जो है वो क्या है, त्रिविमीय गति है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य भगवान, ये मान लो सूर्य है, तो इनकी परिक्रमा करती है। इसके बाद ये अपने अक्ष की भी परिक्रमा करती है, अपनी अक्ष की भी परिक्रमा करती है। तो ये तीनों विमाओं में, एक्स अक्ष में ये वृत्तीय गति की बात आ गया, चारों वृत्तीय गति को पढ़ लिया द्विविमीय, और अक्ष उसका ऐसे है जेड अक्ष पर, तो इसलिए त्रिविमीय गति किसका हो गया, पृथ्वी की गति का उदाहरण हो गया। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इसका जो बेस है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अब दूरी विस्थापन, तो इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर अगला वीडियो अगले दिन अपलोड होगा। जय हिंद, जय भारत।